नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। चर्चा में आज बात होगी मध्य प्रदेश सरकार के बजट की। मध्य प्रदेश सरकार का बजट आ गया है, पूरा बजट भाषण मेरे हाथ में है और ये बजट कैसे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाएगा, कैसे मध्य प्रदेश के विकास का पूरा रोड मैप होगा। लेकिन साथ साथ बात यह भी होगी कि इस पूरे बजट भाषण में, इस पूरे बजट में केंद्र सरकार की योजनाओं का रिफ्लेक्शन साफ नजर आता है। इस पूरे बजट भाषण में वित्त मंत्री ने जब विधानसभा के अंदर अपना बजट पढ़ा, तब प्रधानमंत्री की तमाम ऐसी वो योजनाएं थी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे सड़कों की योजना हो, या किसी भी अन्य क्षेत्रों की योजना हो, महिलाओं को लेकर योजना हो, स्टार्टअप्स की लेकर अगर बात की गई है, या नई शिक्षा नीति को लेकर बात की गई है, इन तमाम बातों को इस पूरे बजट में शामिल किया गया है। तो क्या यह बजट डबल इंजन की सरकार का बजट है? क्या केंद्र सरकार के सहयोग और मध्य प्रदेश सरकार में अगर एक ही, मध्य प्रदेश और केंद्र में अगर एक ही सरकार होती है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं राज्यों को मिलता है? तो क्या इसको डबल इंजन की सरकार का बजट कह सकते हैं? इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरीश उपाध्याय जी हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ अर्थशास्त्री अमित बनर्जी जी मौजूद हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले गिरीश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा सर। ये पूरा बजट भाषण आपने भी पढ़ा, हम सब ने देखा, और विधानसभा के अंदर वित्त मंत्री जी को पढ़ते हुए देखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कई जगहों पर या ये कहीं कि अधिकांश जगहों पर प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं वो हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो हैं, और उनका जो कामकाज मध्य प्रदेश में पिछले वित्तीय वर्ष में हुआ है उसका पूरा डेटा है, और साथ साथ अगले वित्तीय वर्ष में कैसे उन पर आगे चलना है, राज्य का पूरा रोड मैप है। कैसे इसको समझें? क्या ये डबल इंजन सरकार का बजट है? हाँ आदित्य जी, देखिए, पिछले कुछ सालों से जब से ये जो जीएसटी की व्यवस्था लागू हुई है, तो राज्य सरकारों के पास करने को बहुत कुछ ज़्यादा रह नहीं गया है। हाँ। तो ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है वो केंद्र सरकार पर बनी है। अब अगर आप मध्य प्रदेश के बजट के आंकड़ों की ही बात लें, तो हमारे यहाँ जो बजट में जो राजस्व, कर राजस्व और अन्य संसाधन जुटाने की बात है, तो उसका आंकड़ा है 1,95,180 करोड़, और उसमें से राज्य अपने कर और अपने संसाधन से 86,478 करोड़ जुटाएगा। और अब मैं आपको एम्फसिस जोर देना चाहूंगा कि उसमें केंद्र के करों का हिस्सा, केंद्र से मिलने वाले जो संसाधन, उनका हिस्सा 64,107 करोड़ रुपए है। यानी इतना बड़ा चंक जो है आपका जो कर राजस्व है, जिस पर क्या आपका पूरा खर्च निर्भर करता है, उसमें से 64,107 करोड़। और इसके साथ ही साथ एक और बात है कि 44,595 करोड़ रुपया वो केंद्र से हमको सहायक अनुदान के रूप में मिलता है। तो ये बताता है कि आखिर केंद्र से कितनी बड़ी सहायता मिल रही है, और उसकी वजह से राज्य सरकारें अपनी योजनाएं चला पा रही हैं। इसका एक और भी मैं आपको एंगल बताना चाहूंगा कि राज्य सरकारों का अपना खुद का एस्टेब्लिशमेंट खर्च इतना बढ़ गया है, पहली बात। और दूसरा, उन्होंने जो कर्ज ले रखा है, अभी मध्य प्रदेश के ऊपर ही इस बार के बजट को मिलाकर 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो जाएगा। तो उस कर्ज की अदायगी, उसके ब्याज की अदायगी में उनका इतना पैसा चला जाता है कि उनके अपने संसाधन से जुटाई हुई पूंजी भी विकास कार्यों के लिए पूरी नहीं हो पाती। बिल्कुल। ऐसे में केंद्र से मिलने वाली ये इतनी बड़ी जो सहायता है, चाहे वो केंद्र की कर हिस्सा हो, केंद्र की योजनाओं का हिस्सा हो, वो राज्यों के विकास को गति देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप कह सकते हैं, आप इसको डबल इंजन कहें, दो पहियों की गाड़ी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये एक बेहतर उदाहरण है कि केंद्र और राज्य के संबंधों के साथ पूरे देश का समग्र विकास कैसे हो सकता है, वो इस बजट में हम देखने को मिलता है। अमित बनर्जी जी, 2,79,237 करोड़ का ये पूरा बजट है। सबसे पहले तो एक अर्थशास्त्री होने के नाते इस पूरे बजट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये जानना चाहूंगा। इस बजट को किस तरीके से देखा जा सकता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये अच्छा बजट है, ज्यादा ओवर एम्बिशियस नहीं है। देखिए, 30% उधारी है सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की। ऐसा अगर इसको एक कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। जापान जैसी कंट्री का 200% पहुंच रहा है जीडीपी का।
उसके बाद ये है कि चूंकि इनको सेंटर से काफ़ी ग्रांट मिला है, तो ये डबल इंजन के होने का फ़ायदा ये होता है। बेसिकली मैं ये भी कहूँगा, अगर 4 पहिए की गाड़ी की देखें तो व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट बिल्कुल सही है इसका। रेवेन्यू डेफिसिट भी इनका प्रोजेक्टेड कमी है, कैपिटल आउटले इन्होंने ठीक रखा है, इंटरेस्ट पेमेंट भी सरप्राइजिंगली काफ़ी कम है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने अभी थोड़ा सा हाथ खींच के रखा है, क्योंकि अगला बजट होगा चुनावी बजट, उसमें ये पूरी तरीके से हाथ खोल देंगे। एंड लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, अ बजट इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट एंड नथिंग एल्स। अगर हम सोचें कि बजट वो सब है, नहीं, इट इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। दूसरी, और ये नजर भी आ रहा है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्री, जल मिशन में इतना पैसा डाल रहे हैं, मोटे मोटे तौर पे ये उन चीजों पे एम्फोसाइज अपनी तरफ से कर रहे हैं जहां पे केंद्र की खुद अलग से योजनाएं हैं। हाँ। सेकेंडरी स्कूल्स, रूरल में, बस एक रूरल रोड का मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, बाकी इसके अलावा इन्होंने जो भी केंद्र का डायरेक्शन बिल्कुल प्रॉपर उसको अभी फॉलो कर रहे हैं। गिरीश जी, किसान, गांव, गरीब, ये इस सरकार का फोकस शुरू से देखने को मिल रहा है। किसानों के लिए जो हमने देखा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या अलग अलग सम्मान निधि की बात की जाए वो हो, इसके अलावा गांव में गरीबों को जिस तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की जो पूरी योजना चल रही है, उसका एक बड़ा डेटा इस बजट में आया है। और ये भी बताने की कोशिश की गई है कि अगले बजट में, यानी कि अगले वित्तीय वर्ष में किस का लक्ष्य राज्य सरकार ने किस तरीके से रखा है। तो आपको लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब रह रहे हैं, किसान रह रहे हैं, और उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र की पूरी आधारभूत संरचना है, उसके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने केंद्र की जो योजनाएं हैं उन्हीं को ही आगे ले जाकर राज्य का योगदान बढ़ाने की बात की है? देखिए, मैंने आपको जैसा कहा कि राज्य के पास अपने संसाधन वो थोड़े से कम होते जा रहे हैं, और वैसी स्थिति में केंद्र के अनुदान पर, केंद्र की सहायता पर या केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी पर उसको निर्भर होना ही पड़ेगा। और निर्भर उसका हक भी है, ऐसा नहीं कि ये तो केंद्र और राज्यों के संबंधों का मिला जुला खेल है। तो उसको देखते हुए अगर हम देखें तो ये आप कह सकते हैं कि उसमें तो बहुत सारी निर्भरता केंद्र की सहायता पर है। और जैसा मैंने कहा कि जीएसटी आने के बाद राज्यों पर कर वाला जो मामला है कि वो अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ों पर कर बढ़ाकर और राजस्व उगा सकते थे, वहाँ पर उनको हाथ खींचना पड़े हैं। अब जीएसटी के हिस्सेदारी पर उनका ज़्यादा जोर है, लेकिन इसके बाद भी केंद्र की जो सहायताएं हैं, केंद्र की जो योजनाएं हैं, ऐसा नहीं कि केंद्र ने राज्यों को असहाय सा छोड़ दिया है। ऐसे अभी आपने जिक्र किया तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र है, तो 2022-23 में 10 लाख नए हितग्राही जोड़ने की बात कही गई है। ये बहुत बहुत बड़ी संख्या है। और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं ने, अगर एक बार आवास बनता है तो आप देखिए कि केवल आवास ही नहीं बनता, उसके साथ इंडस्ट्री को भी सपोर्ट मिलता है, उसके साथ रोजगार भी बनते हैं, लोगों को मजदूरी मिलती है। तो उससे जुड़े हुए बहुत सारी जो चीजें हैं उससे आपकी इकोनॉमी रोल में आती है। और इसी तरीके से अन्य योजनाओं की भी हम बात करें तो केंद्र से मिलने वाला पैसा राज्य की जो हम अर्थव्यवस्था की गाड़ी कहें तो उसमें एक फ्यूल का काम करता है। अमित बनर्जी जी, जब केंद्र सरकार का बजट आया था तब भी मेरी आपसे चर्चा हो रही थी, और उस बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटीज खोलने की बात केंद्र सरकार ने अपने बजट में की थी। इस बार भी खास नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्र सरकार का जो बजट था उस पर भी काफी कुछ चीजें देखने को मिली। राज्य ने भी उसको कैसे अब आगे इंप्लीमेंट कराना है उस पर फोकस करने की बात की गई है। जैसे जो महाविद्यालय है वहां पर वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था की नवीन योजना एक शुरू करने की बात की गई है, उसके लिए करीब 12 करोड़ 47 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया है। और ऐसे तमाम छोटे छोटे क्लस्टर्स के रूप में अगर कहें तो डिजिटल एजुकेशन या वर्चुअल एजुकेशन पर बढ़ावा देने की बात की जा रही है। क्या ये अब कहें कि बजट एलोकेशन के बाद, क्योंकि जब शिक्षा नीति आई, केंद्र सरकार इसको लेकर आई, उसके बाद अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, बजट उसके लिए जरूरत पड़ेगा। तो क्या ये माने कि अब जो अगला वित्तीय वर्ष होगा वो एक वर्चुअल एजुकेशन के लिहाज से एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का होगा? हाँ, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। स्कूल एजुकेशन बजट में दे मेड बहुत काफ़ी इन्होंने पैसा लगाने की बात की है। स्कूल और ट्राइबल अफेयर्स डेवलपमेंट में भी अलग से इन्होंने प्राइमरी स्कूल में और सेकेंडरी स्कूल में पैसा ये लगा रहे हैं। मोस्ट लाइकली ये लोग बैकबोन बना रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजिटल स्कूल्स, क्योंकि वही सीधी बात है, नए आप टीचर्स की भर्ती और वो सब जो प्रक्रिया में प्रॉब्लम आती है उन सब से एक क्वांटम लीप जिसको कहते हैं, छलांग लगाना, उस वो करने के लिए डिजिटल बैकबोन हो तो उससे आसान रहता है। क्योंकि आपको लक्ष्य तय करना, आपको टीचर रिक्रूटमेंट प्रायोरिटी है या स्टूडेंट
कि नॉलेज प्रायोरिटी है। आपको बहुत ही, जब पैसा आपका सीमित होता है तो आपको अपनी प्रायोरिटी एक पे ही फोकस रखनी है। तो उन्होंने देखा कि डिजिटल ये करके हम एटलीस्ट स्टूडेंट को नॉलेज दे पाएंगे। हाँ, इसलिए इन्होंने मैंने देखा इसमें काफी इन्होंने स्कूल एजुकेशन पे इन्होंने काफी फोकस किया। और मैं बार बार कहता हूँ स्कूल एजुकेशन राज्य का होना चाहिए और हायर एजुकेशन केंद्र को हो जाए तो इससे फोकस रहेगा। इसमें इन्होंने काफी पैसा लगाया है। गिरीश जी, यहाँ मैं थोड़ा आपसे राजनीतिक तौर पर अगर बात करना चाहूँ कि जब अलग अलग राज्य और केंद्र में अलग अलग दलों की सरकार होती है, और हमने देखा है देश में आज भी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ केंद्र के अलावा जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर जो क्षेत्रीय स्तर पर सरकार चल रही है, कहीं उसके बीच में तालमेल की कमियाँ दिखती हैं। कई बार राज्य की सरकारें केंद्र की योजनाओं को राज्य में इम्प्लीमेंटेशन कराने में कहीं ना कहीं परहेज करती हैं, या कई बार कुछ आंकड़े जो केंद्र को चाहिए होते हैं शायद वो नहीं देती हैं, कहीं ना कहीं श्रेय की होड़ उसके पीछे होती है। बंगाल में हमने देखा वहाँ पर कई सारे की दिक्कतें आ रही हैं। उसके अलावा कई और राज्य ऐसे, राजस्थान ऐसे रहे। मध्य प्रदेश में भी एक दौर ऐसा आया जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी, और उस दौर में भी जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कहीं ना कहीं एक थमती हुई दिखाई दे रही थी। तो क्या ये माने कि राज्य, कोई भी राज्य, किसी भी दल की सरकार हो, अगर वो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको अगर अपने राज्य में इंप्लीमेंट कराता है और ठीक तरीके से इंप्लीमेंट कराता है, तो कहीं ना कहीं उससे प्रदेश की जो जनता होती है उसको उसका सीधा लाभ मिलता है। वो भी तब जब आप भी कह रहे हैं कि एक बड़ा हिस्सा केंद्र का होता है, राज्य का हिस्सा उसके मुकाबले थोड़ा कम होता है, संसाधन केंद्र के ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में आफ्टरऑल राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ के प्रदेश की जनता का हित देखते हुए, अपने राजनीतिक सारी चीजों को दरकिनार करते हुए, क्या एक तालमेल के साथ सरकार चलाना बेहतर होता है? देखिए, आपने शायद जो खुल के बात, मैं इसको बात को थोड़ा सा और खुल के कहना चाहूँगा कि सवाल शायद ये होगा कि अगर केंद्र में और राज्य में परस्पर विरोधी दलों की सरकारें हैं, हाँ, तो क्या ऐसा होता है कि केंद्र सरकार राज्यों को उसकी हिस्सेदारी देने में कोई कोताही बरतती है, उसका पेट कस देती है, उसको परेशान करती है, उसको नई योजनाएं नहीं देती? कुछ मामलों में पॉलिटिकली अगर सोचा जाए तो शायद है कि हो सकता होगा कि पॉलिटिकल ये, लेकिन आप इसका दूसरा पक्ष देखिए कि चाहे वो केंद्र में किसी भी दल की सरकार हो, राज्य में किसी भी दल की सरकार हो, पहली बात तो ये कि ये लोकतंत्र है और ये जनता का फैसला होता है सरकार किसकी बननी है। हाँ, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर परस्पर विरोधी दलों की सरकारें भी हैं तो भी वो किसी भी राज्य के साथ ये नहीं कर सकते कि हम उसको पूरी तरीके से खत्म कर दें या पूरी तरीके से उसकी इच्छाओं का दमन कर दें, क्योंकि एक संभावना वो अपने लिए हमेशा खोजते रहते हैं। अगर वो किसी एक राज्य के साथ इतना भेदभाव करेंगे तो वो ये भी कर रहे होते हैं, अगर वो करते हैं तो, कि उस राज्य में अपने राजनीतिक दल के लिए संभावनाएं खत्म कर रहे होते हैं। और कोई भी राजनीतिक दल इतना मूर्ख नहीं होता कि वहां अपने लिए पूरी तरह संभावनाएं खत्म कर दे। इसका एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये है कि आप कितना भी कहें कि योजनाएं इसकी हैं या उसकी हैं, लेकिन जब पूरे देश को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनती हैं तब उसका लाभ, चाहे वो समान दल की सरकार हो, चाहे वो विरोधी दल की सरकार हो, किसी भी राज्य में उसको मिलता है। उदाहरण में देना चाहूंगा, जैसे मध्य प्रदेश में अभी आप एक बहुत बड़ा चंक अभी मध्य प्रदेश को मिलने वाला है, वो केन बेतवा लिंक वाला, उसका भी जिक्र इस बजट में, इसके जिक्र है, और वो 44,000 करोड़ से ज्यादा की योजना है। हाँ। अब अगर वो हम ये कहें कि मध्य प्रदेश को डबल इंजन के सरकार के कारण मिल गया, तो लेकिन इसके साथ साथ केन बेतवा लिंक जिन जिन राज्यों में जाएगी, नदी तो नदी है ना। हाँ। उसी तरीके से अगर हम सड़कों की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की बात करें, तो यह नहीं हो सकता कि केवल बीजेपी का है तो मध्य प्रदेश में रहेगा और उसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो राज्य हैं या बीजेपी वाले राज्य, उन्हीं राज्यों में होकर गुजरेगा। नहीं, वो रास्ता तो चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या कांग्रेस वाले हो या किसी और अन्य दल वाले हो, एक सड़क बन रही है, उससे चाहे वो सत्ता दल, समान दल वाली सरकार का राज्य हो या विपक्षी दल का, फायदा तो उन सबको मिलेगा। तो जब राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं बनती हैं तो उनका फायदा सभी को मिलता है। हाँ। इसमें एक नेशनल जो इंटरेस्ट है और उस पर्सपेक्टिव से सोचा जाना चाहिए, उस पर्सपेक्टिव से सोचा जाना चाहिए। अमित जी, मैं रोजगार की बात करूं सर आपसे। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कह रही है कि रोजगार हमारे लिए सबसे प्रमुख मुद्दा है, और इस पूरे बजट भाषण में रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार को भी अलग से जोड़ा गया है, और ये कहा गया है कि प्रदेश के युवा रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने, और वो सरकार को ऐसा लगता है कि वो स्वरोजगार के जरिए ही पूरा होगा। अब कैसे होगा? सरकार को ये लगता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उसमें एक लाभदायक हो सकती है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, आजीविका मिशन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ऐसे तमाम वो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री
ग्रामीण पथ विक्रेता योजना भी उसमें अब शामिल हो गई है। क्या आपको लगता है कि अब स्वरोजगार की तरफ राज्य सरकार भी आगे बढ़ रही है? जो बात 2014 में प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की बात कही थी, कहीं ना कहीं ये उसका रिफ्लेक्शन यहां पर अब लगता है कि जरूरत पड़ रहा है। लक्ष्मी बिजनेस पे वास करती है और वाणिज्य जब होगा तभी होगा, और वाणिज्य एंटरप्रेन्योरशिप से ही आता है। हाँ। बस अमेरिका भी उसी से डेवलप हुआ है, गुजरात भी एंटरप्रेन्योर उससे डेवलप हुआ है, महाराष्ट्र का स्पेशली बॉम्बे जो पुराना गुजरात में ही आता था, सौराष्ट्र में आता था, वो भी उसी से। जब तक एंटरप्रेन्योर्स आपके यहाँ नहीं होंगे तब तक ग्रोथ नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा, बिजनेस नहीं होगा और नौकरी नहीं मिलेगी। एंटरप्रेन्योर ही सब कुछ है, सारा फोकस वही है। सरकार अपनी तरफ से कर सकती है, ट्रांसफर पेमेंट्स कर दे, इधर उधर से पेंशन दे दे, पर अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योरशिप ही आपको बचाना है। अब ये पता नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि आजकल क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप अब ये नहीं है कि आपने कोई छोटा मोटा फैक्ट्री चला दिया या दुकान चला दी ना, अब टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप ही चल सकती है। बड़ी बड़ी कंपनी देख लीजिए, कोई भी, दे ऑल स्टार्टेड एज स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। तो ये पता नहीं, ये क्लियर नहीं है। मैं एक चीज जो सर कह रहे थे अभी, मैं उसमें फोकस करूंगा। देखिए, जो केंद्र से जो पैसा आता है वो एक फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला है, वो है, यू कैन नॉट वायलेट इट, वो तो रहेगा ही रहेगा। अब इसका दूसरा उदाहरण आप उड़ीसा देख लीजिए। लोगों को पता भी नहीं कि अब नवीन पटनायक जी से पहले कौन थे मुख्यमंत्री। कोई भी हो, उनके यहाँ तो काम चलता ही रहता है। अपोजिशन तभी होता है जब किसी एक को फायदा हो रहा हो, चाहे स्टेट में या सेंटर में। स्टेट उसको, इनकी स्कीम्स को अपोज करके अगर फायदा होता है पॉलिटिकल, तो जरूर करेंगे। गिरीश जी, मध्य प्रदेश, ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार कोई अगर स्कीम लेकर आती है या कोई भी बात प्रधानमंत्री अगर देश में लागू करने की करते हैं तो उसको अपनाने में 2 कदम आगे बढ़कर तेजी के साथ उसको अपनाता है। और कई बार तो केंद्र सरकार की कई बड़ी योजनाओं का लॉन्चिंग पैड भी मध्य प्रदेश रहा है। मध्य प्रदेश आकर प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं को, बड़ी बड़ी योजनाओं को शुरू किया और वो पूरे देश भर में लागू हुई। ऐसे में जो ये पूरा बजट भाषण है, जो ये पूरे फिगर्स इसमें दिए हैं, राज्य सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने यह भी बताया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में उन योजनाओं पर कितना खर्च हुआ और कितना लोगों तक उसका लाभ पहुंचा और अगले वित्त वर्ष में कहां तक ले जाना है। तो क्या ये माने कि जो हम लगातार कहते हैं कि 2 कदम आगे बढ़ के मध्य प्रदेश उन योजनाओं को अपनाता है, तो उसका रोड मैप और उसका पूरा रिजल्ट भी इस बजट में है? देखिए, अगर मध्य प्रदेश के नहीं, देश के सभी राज्यों के संदर्भ में एक बात कही जा सकती है कि पिछले 3 साल तो पूरा देश ही कोविड की स्थिति से गुजरा है। और इसके बाद अगर हम जो आंकड़े दिए गए हैं, जो बजट में दिए गए हैं, उसमें भी मध्य प्रदेश का की जो विकास दर है, वो विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से कहीं अधिक बताई गई है। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश ने अपनी योजनाओं पर, अपनी आर्थिकी पर बहुत ही समझदारी से काम किया है। और ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जितने अपेक्षाएं थी उतना भले ही न हुआ हो, लेकिन हमने इसकी इकोनॉमी को कोलैप्स नहीं होने दिया है। मध्य प्रदेश के सामने, जैसा बनर्जी साहब ने कहा कि भाई अभी हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्री नहीं है। कई बार हम बात करते हैं कि वो उस तरह, वो हमने अभी भी हमारे पास कृषि और छोटे उद्योग हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन इसको लेकर है, इसको साथ बढ़ते हुए हम कैसे अपनी इकोनॉमी को सुदृढ़ कर सकते हैं। आपने अभी बात की थी स्वरोजगार की, उसी में रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा होता है। बिल्कुल। और इसी समय सरकारी नौकरियों की तो बात छोड़ दे, सरकारी नौकरियां तो संख्या में कम है। हाँ। लेकिन निजी क्षेत्र और स्वरोजगार की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार ने जो प्लान दिया है इस बजट में, वो बहुत बड़ी संख्या का है। हाँ। जिन योजनाओं का आप जिक्र कर रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, रोजगार सृजन योजना है, आजीविका मिशन है, पीएम स्वनिधि योजना है, इनको सबको मिलाते हुए, इनका मिला जुला स्वरूप को लेते हुए 28 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की प्लानिंग की गई है। तो आप, अच्छा होता है कि ठीक है 28 नहीं होगा, 25 होगा, 20 होगा, 15 होगा, लेकिन जब आप प्लान में लेकर आते हैं कि तो वो होता ध्यान में, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। अमित जी, देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ आगे सपने देख रहा है, ख्वाब देख रहा है और पहुंचने की बात कर रहा है बहुत जल्दी। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश में जो जिसे कहें कि एक रिपोर्ट सौंपी गई मुख्यमंत्री को, उसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश की इकोनॉमी में रखता है और उसका सहयोग $5 ट्रिलियन को पूरा करने में रहेगा। जो योजना आयोग है उसकी तरफ से एक रिपोर्ट सौंपी गई। क्या लगता है आपको, ये पूरा जो मध्य प्रदेश का ये बजट है, ये आने वाले दिनों में एक बड़ा योगदान रख सकता है $5 ट्रिलियन की तरफ ले जाने में?
बिल्कुल होना ही चाहिए। अगर आपको ध्यान हो, कई बार एक आध दशक पहले हिंदुस्तान का दिल कह के कहते, दिल है, धड़कन है, सेंटर ऑफ द कंट्री है, ट्रांसपोर्टेशन में, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में इससे बेहतर कोई मुश्किल ही है, सारा तो यहीं से जाता है। मैन्युफैक्चरिंग का हब ये बिल्कुल बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के हब बनने में। इलेक्ट्रिसिटी की भी अब उतनी प्रॉब्लम नहीं जो पहले, आज से 20-25 साल पहले थी। मैन्युफैक्चरिंग का हब बन के जरूर बनना चाहिए। इसलिए स्वरोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप अगर नहीं है तो डेवलप करवाए, जिससे कि मैंने कहा ना, लक्ष्मी सिर्फ बिजनेस में ही वास करती है, उसी से ही होगा। और मैन्युफैक्चरिंग का तो ये बेस बिल्कुल बन सकता है। गिरीश जी, कल जब जिस तरीके से बजट पढ़ा जा रहा था वित्त मंत्री के द्वारा, तो एक नई परंपरा देखने को मिली विधानसभा के अंदर की विपक्षी विधायक जो हैं वो वेल में आ गए और उसका विरोध कर रहे थे बजट। मुझे लगता है कि अगर वो सुनते और सुनकर बजट भाषण में से अगर कुछ कमियां निकालते तो शायद और ज्यादा बेहतर होता, थोड़ी गंभीरता नजर आती। इससे पहले राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर एक विधायक ने उसका वॉकआउट, बहिष्कार करने की बात कही। हालांकि उस पर उन्हीं की दल के जो प्रमुख हैं, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जो हैं, उन्होंने ही कहा कि पार्टी उससे सहमत नहीं होती है। क्या लगता है कि जो विपक्ष है इस पूरे सत्र में कहीं ना कहीं एक अपनी अच्छी रणनीति के साथ दिखाई नहीं दे रहा है? क्या ये देखिए आदित्य जी, इसको आप रणनीति कहें या कुछ भी कहें, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ये राजनीतिक अपरिपक्वता की निशानी है। हाँ। एक राजनीतिक नासमझी की निशानी मैं कहूँगा। कांग्रेस में अभी भी कमलनाथ जैसे नेता हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, और इस समय में अगर मैं कहूँ तो वो देश के जो सबसे ओल्डेस्ट जो पार्लियामेंटेरियन हैं, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक लोकसभा के सदस्य रहने वाले नेताओं में से एक है। उनकी राजनीतिक समझदारी अपनी जगह है, पर आश्चर्य है मुझे कि उनके रहते अगर कांग्रेस का ये प्रदर्शन सदन में हुआ है तो ये बहुत ही निराश करने वाला है। और ये बात सही है, चाहे वो राज्यपाल का अभिभाषण हो या फिर बजट हो। बजट में तो इस तरीके की घटनाएं बहुत मतलब रेयर ही ऐसा हुआ है कि पूरे बजट भाषण के दौरान आप इस तरह से हंगामा करते रहें। और मुद्दा कोई अगर हो तब भी बात समझ में आती है, लेकिन अगर मुद्दा कोई है नहीं कि जिस तरह की आप जिसको उठाकर आप कह सकते हो कि आप इस वजह से व्यवधान पैदा करें, और व्यवधान किस में? आपको व्यवधान भी पैदा करना है, जबकि उसके लिए तो सदन में कोई स्थान होता नहीं है। आपको हर एक को अपनी बात कहने का अवसर होता है, दिया जाना चाहिए, अवसर भी दिया जाना चाहिए। लेकिन आप अगर ये कर रहे हैं तो आप कम से कम बजट को सुने तो। आने वाले पूरे एक साल के दौरान मध्य प्रदेश की पूरी जनता का एक साथ जो होने वाला है, प्रदेश का जो विकास होने वाला है, उसका खाका प्रस्तुत किया जाए। एक बार आप सुन लें, उसको सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दे, तब तो समझ में आता। बिना सुने अगर आप ये शोर शराबा करेंगे तो ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है, और इससे सदन का ही नहीं पूरे प्रदेश का सिर झुकता है। ये ठीक नहीं हुआ। ये कांग्रेस की तरफ से इसके बारे में पुनर्विचार होना चाहिए। विरोध हो अपनी जगह पर, कोई दिक्कत नहीं है, विरोध का आपका पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है, सदन में भी है, लेकिन कहां हो और किस रूप में हो। एक विरोध एक दिन पहले करके देख लिया गया था। कांग्रेस के एक सदस्य ने राज्यपाल के अभिभाषण का स्वयं अपने आधार पर ही बहिष्कार कर दिया था। कांग्रेस ने उसको गलत माना, बिना सुने, और कांग्रेस ने खुद गलत माना। ये अच्छी परंपरा है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि नहीं, मैं सहमत नहीं हूं, और इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए उनके इस कथन का। बिल्कुल। लेकिन जो हंगामा हुआ उसका भी कांग्रेस को संज्ञान लेना चाहिए कि क्या वो होना चाहिए था या नहीं। लोकतांत्रिक परंपराओं को, स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को देखते हुए तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये परंपरा ठीक नहीं है। और शायद अगर वो सुनते इस पूरे बजट भाषण को तो आने वाले समय में न सिर्फ इस बजट सत्र में बल्कि अगले कई सत्रों तक उनके लिए उनको अच्छे मुद्दे मिलते, शायद एक अपोजिशन होने के नाते, जहां पर वो सरकार को घेर सकते थे, वित्त मंत्री को घेर सकते थे और तमाम योजनाओं की या किसी भी नीति की आलोचना कर सकते थे। लेकिन हंगामा करना जहां तक ठीक नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो ये पूरा बजट है, ये बजट डबल इंजन की सरकार का बजट इसको कहा जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार का एक बड़ा हिस्सा होता है, और उस बड़े हिस्से की जो योजनाएं होती हैं जिसका सीधा असर जनता पर होता है, आम जनता पर होता है, अगर वो राज्य से होते हुए आम जनता तक आने में अगर बीच में कोई रुकावट ना हो तो कहीं ना कहीं उसका फायदा आम जनता को मिलता है, और ये इसका असर राज्य की समृद्धता पर भी बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे गिरीश उपाध्याय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अमित बनर्जी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।